भारतीय बाजारों में आज है हफ्ते की एक्सपायरी का दिन और शुरुआत के हैं संकेत। दुनिया भर के बाजार हैं मिले जुले। हमारे यहाँ भी दिखा कल ऐसा ही कुछ कारोबार। आज एक्सपायरी के दिन कैसा रहेगा, ट्रेड कहाँ होगी एक्सपायरी और क्या करें, कल की तैयारी रहेगा, फोकस इसी पर। खास स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि एक दिन के थोड़े कंसोलिडेशन के बाद क्या आज बाजार पर फिर से बढ़ेगा एक्शन या फिर एक्सपायरी की तरफ से आएगी थोड़ी वॉलेटिलिटी। सर बताएं, आज के अहम ट्रिगर्स कौन से दिख रहे हैं आपको? ट्रिगर्स ग्लोबल मार्केट से दीप अच्छे हैं, जहां पर भले ही डाउ में लगातार तीसरे दिन हल्की सुस्ती, हल्की कमजोरी रही हो, लेकिन नैस्डैक और एसएनपी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। ये एकदम साफ नजर आ रहा है। ओपेक प्लस के फैसलों के बाद, उनकी मीटिंग के बाद कच्चे तेल में हल्की गिरावट आई है, $71 के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस पर जो अभी फिलहाल राहत मिलती दिख रही है। 13 सितंबर तक ये नियम लागू नहीं होंगे। 13 सितंबर को सुनवाई होगी, उसके बाद देखा जाएगा क्या कुछ होगा। लेकिन इसके साथ ही हीरो मोटोकॉर्प और आइशर दोनों के अगस्त महीने के बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे, अच्छे नहीं हैं। टू व्हीलर बिक्री के आंकड़े थोड़े ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर से घरेलू बाजारों में। तो ये हैं वो सारे ट्रिगर्स जिन पर आज रहेगी नजर। जी बिल्कुल, तो फेस्टिव सीजन की हो गई शुरुआत और ऑटो सेक्टर में अभी तक की बिक्री अच्छी नहीं रही है, पर देखते हैं आगे क्या रिकवरी आएगी या नहीं। ऑटो सेक्टर तो सर फोकस में रहेगा। मेटल्स पर भी आपकी राय जाननी है और बाजार के एक्शन पर भी व्यू जानना है। तो सर पहले तो एक बार जरा बाजार के एक्शन की बात करें, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है, पहली वीकली एक्सपायरी इस सीरीज की। कैसे समझना चाहिए सर बाजार के सेटअप को, किस तरह की डायरेक्शनल व्यू ले रहे हैं आप? दीप, डायरेक्शन तो क्लियर ही है। कहीं कोई डायरेक्शन में बदलाव है नहीं और एक आध दिन के इंट्राडे करेक्शन से बदलाव आता भी नहीं है। आप खुद सोचिए ना, देखिए कितना बढ़ा है बाजार, और इतना बढ़ने के बाद अगर हल्का फुल्का मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाता तो गलत क्या है। नॉन स्टॉप तेजी होती हुई दिख रही है और कल इंट्राडे में हल्का सा करेक्शन ऊपरी स्तरों से इसी लिहाज से आया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई बाजार के डायरेक्शन में बदलाव है। डायरेक्शन मजबूती की तरफ है। इससे बढ़िया करेक्शन, बढ़िया से मेरा मतलब है इससे ज्यादा करेक्शन दीप वो भी आए, और उस करेक्शन में भी हमने आपको एक ही चीज कही कि लगातार नजर रखिए इंपॉर्टेंट लेवल पर। आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस लेवल कहां है। आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल के नीचे बाजार बंद होने के बाद ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा, किस लेवल के नीचे बंद होने पर न्यूट्रल से नेगेटिव होगा। तो मैं आप फिर को, क्योंकि आपने बाजार के ट्रेंड की बात कही है, तो मैं आपको एक चीज कह दूं, जब तक 16,600 इसके नीचे निफ्टी बंद नहीं होता, जो कि यहां से करीबन आप समझ लीजिए 500 पॉइंट, तब तक बाजार में ट्रेंड न्यूट्रल नहीं होगा। नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है, न्यूट्रल भी नहीं होगा। तो अब आपको याद होगा 15,575 का एक आंकड़ा दिया था और रट्टा मार के सबको बता दिया कि जब तक 15,575 के नीचे बंद ना हो डरिए मत। एक आध बार 15,350, 15,400 दिन के दौरान जाके भी आया, बंद कभी 15,575 के नीचे हुआ नहीं। तो वो लेवल आपने जो ध्यान में रखा, यही लेवल अब 16,600 का ध्यान में रखिए। जब तक 16,600 के नीचे बंद ना हो तब तक ट्रेंड न्यूट्रल भी नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और 2-3% का रनिंग करेक्शन कभी भी बाजार में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, और आना भी चाहिए, लेकिन आपको लेवल पता होनी चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में बाजार है और ऐसे में हर गिरावट में खरीदारी का आपके लिए माहौल है। कहीं कोई संकेत खराब नहीं है। स्पेशली आज फिर से देखिए ग्लोबल संकेत, अगर आप डाउ देखेंगे तो आपको लगेगा 3 दिनों से 40-50 पॉइंट डाउ गिर रहा है, 3 दिन से नेगेटिव क्लोजिंग दिए, लेकिन 40-50 पॉइंट की अहमियत क्या है, कोई खास नहीं। दूसरी तरफ आप देखिए एसएनपी और नैस्डैक लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। कल भी इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर रिकॉर्ड बनाए। रसेल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स कल 0.5% से ज्यादा वो बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखा है। तो ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी है। मिड कैप शेयरों में अमेरिका में एक्शन फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। नैस्डैक एसएनपी हाईज पर है। ये ठीक वैसे ही है ना, जैसे सेंसेक्स निफ्टी हाई बना रहे हैं, बैंक निफ्टी नहीं बना रहा। नैस्डैक और एसएनपी बना रहे हैं, डाउन नहीं बना रहा। तो क्या इससे कोई बाजार खराब थोड़ी हो जाता है? कभी ये चलेंगे, कभी वो चलेंगे। तो मेरा ये समझना है, इसको देखकर कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। ग्लोबल मार्केट के संकेत बहुत मजबूत हैं, पॉजिटिव है, हमारा मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और ऐसे में रुझान तेजी की तरफ रखें। हाँ, थोड़ा प्रॉफिट बुक करते चले ऊपर के लेवल पे, अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुक करिए ताकि आपको फिर से एंट्री करने का बिल्कुल मौका मिले। और कल दीप, आप जब सुबह 9:08 बाजार खुल रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि 17,175, 17,225 ये रुकावट की जगह, इस रेंज को पार हो जाएगा तो फ्रेश खरीदारी की जाए, या फिर 17,100 के आसपास आ जाने दीजिए। तो उसके पार हुआ नहीं, 17,100 के आसपास आपको मौका दिया।
कल हमने क्लोजिंग में भी कहा था 17,050-75 के आसपास जब बंद हो रहा था, यहां से खरीद के जाइए, कोई चिंता की बात नहीं। तो ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो ट्रेंड अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्शन भी अच्छा रहेगा। और वैसे आज वीकली एक्सपायरी है सर, तो थोड़ा उसका एक्शन आते हुए दिखेगा। बट एक सवाल ये ट्रेंड पर ही था, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि जब भी 2 दिनों का बड़ा ब्रेकआउट आता है, उसके बाद एक दिन कंसोलिडेशन होता है और फिर से बाजार मूवमेंट दिखाता है। और इस हफ्ते पहले 3 दिन यही ट्रेंड देखा, मंडे ट्यूसडे के बड़े ब्रेकआउट के बाद कल कंसोलिडेशन। तो क्या आज फिर से मूवमेंट आ सकता है या फिर एक्सपायरी की वजह से थोड़ा असर पड़ेगा सर? भगवान करे आपने जो डेटा पॉइंट दिए और रिसर्च दी वो सही साबित हो। ये 1-8-1.5 दिन के करेक्शन, और दीप एक चीज समझिए, देखिए ये 1-1.5-2 दिन के करेक्शन जो आए ना, जब अमेरिका में तेज गिरावट हुई, ग्लोबली काफी कुछ कोहराम मचा, तब भी हम इससे ज्यादा गिरे नहीं। तो आज तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसकी वजह से आपको बहुत डर लगे। सिर्फ एक ही चीज है, आज की एक्सपायरी वीकली, वो भी वीकली है। तो उस वजह से थोड़ा देखिए, गिरने में और वोलेटाइल होने में, उतार चढ़ाव में फर्क है। वोलेटिलिटी रहेगी, बढ़ भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि अमेरिकी बाजार उल्टा हो रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों से बहुत छोटी रेंज हो गई डाउ की, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है और वो गलत नहीं है। तो मेरा ये समझना है कि पूरी तरह से आप तेजी के ट्रेंड में हैं और ये तेजी का ट्रेंड इतना आसानी से कम होने वाला नहीं। रहा सवाल एक्सपायरी का, तो दीप एक्सपायरी के लिहाज से डेटा जो बता रहे हैं, अभी भी हम 17,000 के नीचे की एक्सपायरी के लिए तैयार नहीं है। 16,900 17,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए आज के लिए। 17,200 की एक्सपायरी के ऊपर भी तैयार नहीं है बाजार। तो बेसिकली जो रेंज दिख रही है एक्सपायरी के लिहाज से सुबह सुबह के डेटा से, वो 17,000 17,200 की दिख रही है। अब इस रेंज में बदलाव एक ही वजह से हो सकता है, और वो भी तब कि जब डाउ फ्यूचर्स में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। क्योंकि डाउ फ्यूचर्स हल्के लाल निशान में है, 30-40 पॉइंट मैंने नीचे देखे थे। अगर डाउ फ्यूचर्स घट के 150-200 पॉइंट नीचे हो जाए, तो हो सकता है आप एक बार 17,000 के नीचे जाकर ट्रेड करने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है, एक्सपायरी 17,000 के नीचे होगी, इसकी संभावना कम है। अगर डाउ 150-200 पॉइंट फ्यूचर्स पर ऊपर हो जाए, हो सकता है आप एक बार 17,200 17,225 के ऊपरी रेंज की तरफ जाने की कोशिश करें, लेकिन उसके ऊपर एक्सपायरी होगी, इसकी संभावना भी कम है। बाकी डेटा किस तरह से बदलते हैं हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल डेटा के लिहाज से लग रहा है कि आपको एक ठीक एक्सपायरी मिलेगी। ठीक से मेरा मतलब ये, आप 17,075 पे बंद हुए हैं, 25-50 पॉइंट नीचे बंद भी हो जाए तो भी 17,000 को आप क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं, ये अपने आप में अचीवमेंट है दीप। और लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन हो गए, आप 17,000 के ऊपर रहेगा। आज फिर से तीसरे ट्रेडिंग सेशन आप 17,000 के ऊपर बंद होते हैं, तो आपका बेस और ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सो मेरा ये मानना है, हम एकदम वेल पोजिशन्ड है एक्सपायरी के लिए। और सबसे बढ़िया एक डेटा में दीप आपकी इजाजत हो तो यही देना चाहता हूं। आपको याद होगा कल एक डेटा पर हमने फोकस किया था, और वह था पुट कॉल रेशियो 1.66, और ये बहुत साफ साफ कहा था कि ये 1.66 का पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है और आपको दिन के दौरान एक झटका मिलेगा। 17,175 17,225 की जो रेंज थी, उस रेंज को पार नहीं किया, वहां से करेक्शन आया, अच्छा वाला करेक्शन आया, 17,050 तक का करेक्शन आपको मिला, करीबन 250 पॉइंट का। वेरी गुड। अब आज का ध्यान से सुनिएगा, आज का सबसे बड़ा सबसे पॉजिटिव पॉइंट वही है जो कल का सबसे नेगेटिव पॉइंट था, या एकमात्र नेगेटिव था। कल हमने एकमात्र नेगेटिव रखा था एफएनओ को, कि यहां पर आपको कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड के नजदीक है। आज पुट कॉल रेशियो कल ओवरबॉट के नजदीक था, आज पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड के नजदीक। अब आप देखिए, एक दिन की इंट्राडे गिरावट से तेजी करने वाले ट्रेडर्स कितना डरते हैं, या शॉर्ट करने वाले ट्रेडर्स कितने उतावले हैं शॉर्ट करने के लिए, ये आपको नजर आता है पुट कॉल रेशियो से। 1.66 से 1.17, 50 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो एक ही सेशन में गिर जाना कम बात नहीं है। इसका मतलब क्या, या तो लॉन्ग ट्रेडर्स काफी हल्के हो चुके हैं, या शॉर्ट सेलर्स काफी एग्रेसिव हो चुके हैं। और ये वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छा संकेत शॉर्ट सेलर्स के लिए नहीं है। तो कल जिस डेटा के दम पर मैं आपको बहुत स्ट्रांगली कह रहा था कि ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आज उसी डेटा के दम पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि निचले स्तरों पर बहुत स्ट्रांग खरीदारी आएगी। मुझे नहीं पता 17,000 के नजदीक या इसके नीचे आएगा या नहीं आएगा। 16,925 17,000 की रेंज में अगर निफ्टी आ जाता है तो स्ट्रांग बाय है, बाय नहीं है, स्ट्रांग बाय है, क्योंकि ये पुट कॉल रेशियो उस लेवल पर और कमजोर होने के बाद आपको 100% बढ़िया एक उछाल दे सकता है, शॉर्ट कवरिंग दे सकता है, वो एक्सपायरी के दिन से बढ़िया हो नहीं सकता। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव आज मेरे ग्लोबल मार्केट से भी ज्यादा
मेरे लिए अगर कोई है तो हल्के बाजार और लाइट हो बाजार, तो फिर बाजार के लिए बढ़ना आसान होता है। ओवरसोल्ड हो तो और ज्यादा अच्छा, शॉर्ट है तो फिर शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं बनती। तो आज के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे लिए एफएनओ के डेटा है। जी जी बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आज एफएनओ के ही डेटा है जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। चलिए सर, एक्शन तो बाजार का रहेगा, बट एक्शन एक स्पेस और में भी है, मेटल्स में। और मेटल्स की बात करें उससे पहले एक बार जरा वेदांता पर अपनी राय दें सर। 18.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने ऐलान किया है, कैसे देखना चाहिए सबको? बहुत बढ़िया डिविडेंड है दीप, 18.5 रुपए किसी भी लिहाज से कम नहीं होते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, इंटरिम डिविडेंड के तौर पर दिया है। यह अंदाजा शायद सब लोगों को नहीं होगा कि इतना बड़ा डिविडेंड काफी टाइम से ड्यू था, इनका आना भी था, बड़ा डिविडेंड आना भी था। कैश है कंपनी के पास, प्रोमोटर कंपनी वेदांता पीएलसी को कैश की जरूरत भी है, तो उस लिहाज से 18.5 रुपए का डिविडेंड वेलकम है। पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि जिस दिन स्टॉक किसी भी प्राइस पर बंद हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल वेदांता कल 298 रुपए पर बंद हुआ है, अगर उसके बाद किसी डिविडेंड का जो ऐलान होता है वो अगर उसकी क्लोजिंग प्राइस से 5% से ज्यादा है तो उसे स्पेशल डिविडेंड माना जाता है। यानी कि अगर 15 रुपए से ज्यादा कोई भी डिविडेंड अगर वेदांता आज देता तो उसे स्पेशल डिविडेंड माना जाता है। दिया कितना है? 18.5। मैं इसलिए बता रहा हूं कि काफी लोग मुझे क्वेरी करके पूछ रहे हैं कि एफएनओ फ्यूचर में, जो फ्यूचर्स में जिन लोगों ने ट्रेड लिए हैं उनका क्या होगा, क्या नहीं होगा, उनका डिविडेंड एडजस्टमेंट कैसे होगा, वो समझ लीजिए। तो 5% से ज्यादा स्पेशल डिविडेंड है। स्पेशल डिविडेंड के केस में क्या होता है, स्पेशल डिविडेंड के केस में प्राइस का बेनिफिट फ्यूचर्स को भी मिलता है। प्राइस का बेनिफिट दो तरह से बेनिफिट होता है, एक पैसा और दूसरा प्राइस का बेनिफिट। पैसा उनको मिलेगा जिनके डीमैट अकाउंट में डिलीवरी वाले शेयर हैं, और वो है रिकॉर्ड डेट 9 सितंबर। अगर आपको 18.5 का डिविडेंड चाहिए, आप वेदांता का शेयर लेकर 9 सितंबर को अपने अकाउंट में रखिए। 10 के बाद बाहर निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 9 सितंबर के जिनके डीमैट अकाउंट में वेदांता का शेयर है उनको 18.5 डिविडेंड मिल जाएगा। ये तो उनको पैसे का बेनिफिट हो गया, क्योंकि उन्होंने शेयर खरीदा, डिलीवरी खरीदी, अपने पास रखिए, डिविडेंड मिलेगा। तो अब फ्यूचर्स वालों को क्या बेनिफिट, वो बताता हूं। आमतौर पर क्या होता है, जब भी डिविडेंड आता है तो डिविडेंड का अमाउंट का एडजस्ट करके फ्यूचर्स नीचे ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेदांता का फ्यूचर आमतौर पर 298 स्पॉट में है तो 300 रुपए ट्रेड चलता होगा। 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया जनरली जो फ्यूचर्स अपनी कॉस्ट ऑफ कैरी और वॉलेटिलिटी प्रीमियम के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ठीक है, समझिए वेदांता ने 5 रुपए डिविडेंड दिया होता, 1.5-2 रुपए वैसे ही ऊपर चलता है, तो अपने आप फ्यूचर्स 3 रुपए नीचे चलना शुरू हो जाते हैं। 5 रुपए को एडजस्ट करके 2 रुपए की प्रीमियम ऊपर जो चल रहे हैं और 3 रुपए और, तो 3 रुपए डिस्काउंट पे फ्यूचर्स ट्रेड करेंगे डिविडेंड को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर्स के जो ट्रेडर हैं उन्हें इस डिविडेंड का कोई फायदा नहीं मिलता, फायदा सिर्फ उनको मिलता है जिनके पास डिलीवरी है। लेकिन जब स्पेशल इस तरह के डिविडेंड आते हैं जो कि 5% से ज्यादा के हैं, तब फ्यूचर्स को भी फायदा मिलता है। कैसे मिलता है? 9 सितंबर को जब रिकॉर्ड डेट है और जब एक्स डिविडेंड होकर ये स्टॉक ट्रेड करना शुरू करेगा, तो जिस दिन डिविडेंड आ गया, एक्स डिविडेंड हो गया, एक्स डिविडेंड ट्रेडिंग जिस दिन हुई वो रिकॉर्ड डेट से 1-2 दिन पहले होगी, शायद 7 सितंबर के या 6 सितंबर के आसपास होनी चाहिए, जो भी डेट है ऐलान किया जाएगा। उस दिन के बाद सीधा 18.5 रुपए कैश में कम हो जाएगा स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल आपका स्टॉक रह जाएगा 280 रुपए के आसपास। सेम फ्यूचर्स में भी उतना कम हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर्स में जितना कम होगा 18.5 रुपए का डिविडेंड, उतनी आपको अलग से क्रेडिट मिल जाएगी। तो आपको प्राइस लॉस नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन डिविडेंड की वजह से जो भाव कम होगा एक्स डिविडेंड होने की वजह से, उस भाव का नुकसान फ्यूचर्स वालों को नहीं उठाना पड़ेगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए। नहीं समझ में आया तो ये वीडियो एक बार फिर से देखिए, मेरी टीम पोस्ट कर देगी आपको, ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे, सब जगह फिर से देख लीजिएगा। सिंपल चीज ये कि जो डिलीवरी लेकर रखेगा उसको फायदा होगा, पैसा आएगा, डिविडेंड आएगा। जो फ्यूचर्स में ट्रेड करेगा और 5% से ज्यादा डिविडेंड है तो उनको एक्स डिविडेंड होने के बाद जो प्राइस गिरती है डिविडेंड की वजह से 18.5 रुपए की डिविडेंड, वो 18.5 रुपए की क्रेडिट आपके पास आ जाएगी, तो आपको नुकसान नहीं होगा। ये चीज अच्छे से समझ लीजिए। ये तो बात हुई डिविडेंड के एडजस्टमेंट की। अब दीप स्टॉक पर क्या होगा? 240 रुपए के आसपास हाई बनाकर स्टॉक 340 रुपए के आसपास हाई बनाकर 260 रुपए तक करेक्ट हुआ 2 हफ्ते पहले। तब अचानक से क्यों फॉल आया? सारे कमोडिटी स्टॉक्स भी गिरे उस समय। तो एक दिन टाटा स्टील भी आपको पता है 10% गिरा था।
वेदांता थोड़ा सा ज़्यादा गिरा। हो सकता है लोगों को उस समय अंदाज ये था कि कुछ बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है या डिविडेंड की तब उम्मीद रही होगी, नहीं आया। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, हिंदुस्तान जिंक में भी उन्होंने डिविडेंड की बोर्ड बैठक टाली। डिविडेंड के लिए बोर्ड बैठक टालना या डिविडेंड टालना इसका मतलब नहीं कि बैलेंस शीट में से कैश निकल गया। ये ठीक उसी तरह से जैसा बीपीसीएल का भी था, मार्च में डिविडेंड नहीं आया लेकिन आज आपके पास 58 रुपये का डिविडेंड आ रहा है। तो डिविडेंड टाल सकते हैं, और टालने का मतलब ये नहीं कि कैश आपका खत्म हो गया। सिमिलरली जिन लोगों ने 340 रुपये में भी वेदांता खरीद के रखा है, मैंने तब भी बोला कि बिल्कुल डरिए घबराइए मत, आपको फिर से मौका मिलेगा। जिन लोगों ने 300 में खरीदा है उनके लिए भी मौका है। तो हो सकता है आज 10-15 रुपए की तेजी बने, हो सकता है थोड़ी डिविडेंड के ऐलान के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि पहले के फंसे हुए ट्रेडर्स हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी करे। लॉन्ग टर्म बढ़िया है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। 320 का जो टारगेट था वो आ ही चुका है। नेक्स्ट टारगेट 375-400 का है। उसके बाद इसको रिव्यू करेंगे कि कमोडिटी मार्केट का कैसा व्यू रहता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बने रहें, डिविडेंड लें जिनके पास डिलीवरी है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, वापस नीचे मिले बाय ऑन डिप से फिर से खरीदारी कर लें। कमोडिटी बाजार के मेटल्स के मूड माहौल को देख के एक बार चाहें तो प्रॉफिट बुक करें, वापस नीचे में एंट्री कर सकते हैं। ये ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स बने रहें। जी जी, क्लियर है सर। तो ये आपके लिए पूरा विश्लेषण, जहां तक वेदांता के डिविडेंड का सवाल है, स्टॉक इंपैक्ट है, और अगर वायदा बाजार में आपके पास ये काउंटर है तो आपको क्या ध्यान में रखना है। आइए सर फिर आज का सेटअप भी समझते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन सेटअप आपको क्या कह रहा है। ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव है। एफआईएस के संकेत अब पॉजिटिव से न्यूट्रल हुए हैं दीप। डीआईएस के संकेत थोड़े से नेगेटिव हैं। तो आज के लिए अगर कोई कमजोरी या खराबी के संकेत है तो फंड फ्लो है। वायदा कारोबार के संकेत विस्तार से बात कर चुके हैं, पॉजिटिव है। सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। 16,925, 17,000 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन, आसानी से टूटने वाला नहीं है। गलती से एक्सपायरी की वजह से अगर टूट जाए, वैसे तो होना नहीं है, तो 16,725, 16,775 दूर है, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। जो है लेवल वही मैं दे सकता हूं, अपनी मर्जी से तो बना नहीं सकता। 17,125, 17,150 हल्की फुल्की रुकावट ऊपर की तरफ। उसके ऊपर 17,200, 17,250 की रेंज में जाकर कहीं कहीं हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। बैंक निफ्टी 36,200, 36,350 ये है वो लेवल जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। इसके नीचे जाने की संभावना कम, लेकिन फिर भी एक्सपायरी को देखते हुए वही 35,800, 36,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, कोई बदलाव किया नहीं है मैंने। और लगातार 3 दिन काफी लंबे समय बाद अब ये हुआ है कि बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर बंद दे रहा है। इनफैक्ट 36,350 के ऊपर बंद दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया क्लोजिंग पिछले 3 सेशन से होती हुई दिख रही है। ऊपर में 36,900, 37,000 हल्की फुल्की रुकावट, कल के टारगेट यही थे, वहीं पर पहुंचा है। कल शॉर्ट के टारगेट शॉर्ट करने को भी कहा था। अगर जिन्होंने शॉर्ट किया तो कल उनको शॉर्ट में भी अच्छे खासे 400-500 पॉइंट जरूर बने होंगे, क्योंकि लेने के साथ साथ बिकवाली की भी राय थी। और एकदम 37,000 के लेवल से वहीं से घुमा है कल बाजार ऊपर की तरफ। 37,100, 37,300 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग, और चाहे तो आप फिर से शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बड़े जोन। डे रेंज दे दूं 17,000, 17,125 दिन की छोटी रेंज, 16,950, 17,200 दिन की मीडियम रेंज, 16,900, 17,225 दिन की बड़ी रेंज। तो बेसिकली 16,900, 17,225 इस रेंज पर आप फोकस कर लीजिए। बैंक निफ्टी 36,425, 36,750 दिन की छोटी रेंज, 36,350, 36,900 दिन की मीडियम रेंज, और 36,200 से लेके 37,000 दिन की बड़ी रेंज। इन तीनों रेंज पर फोकस कर दीजिए। न तो 36,200 के नीचे जाने की जल्दबाजी है, न 37,000 को पार करने की हड़बड़ी। ये है आपके लिए लेवल सारे के सारे। जी दी, क्लियर है। तो ये तो रही आपके लिए बड़े लेवल्स आज के और दिन की ट्रेडिंग रेंज। सर पुट कॉल रेशियो तो आप कह ही रहे थे कंफर्टेबल है कल के थोड़े करेक्शन में, बट एफआईएस की पोजीशनिंग क्या कह रही है, वहां से क्या समझना चाहिए, विक्स क्या संकेत दे रहा है। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी घटी है 2%, थोड़ी सी तेजी की पोजीशन उन्होंने कम की है, और हल्की फुल्की शॉर्ट्स। पुट कॉल रेशियो विस्तार से बात कर चुके हैं, विक्स में कंफर्टेबल है। तेजी की पोजीशन में डीप स्टॉप लॉस रखिए। डे ट्रेडर्स के लिए 17,000, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 16,900। अगर डे ट्रेडर के लिहाज से भी आप ज्यादा डीप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो आपको 16,900 का ही लगाना चाहिए। सही स्टॉप 16,900 का निकल कर आता है। बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस का लेवल एक ही है, 36,200। जिनको और ज्यादा रिस्क लेनी है वो 36,000 का रखे, नहीं तो 36,200 का स्टॉप लॉस काफी है। एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो होनी तो नहीं चाहिए, कल कट गई होगी। डे ट्रेडर्स की तो पक्का कटी होगी, लेकिन अगर रखिए तो 17,250 अब रख लें फाइनल।
थोड़ा दूर है लेकिन वही रखें। बैंक निफ्टी पे 37,000 कल के हाई के पार निकलकर इंट्राडे में टिके या बंद होता दिखे, काट लीजिए आपकी शॉर्ट पोजीशन। थोड़ा दूर है बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस, लेकिन बड़े मुंह है तो उस लिहाज से आपको ध्यान में रखना है। जी दी। ओके, तो ये तो रही आपके लिए मौजूदा पोजीशंस के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब आते हैं नई पोजीशंस के लिए क्या करना चाहिए सर आज? खरीदे निफ्टी, और निफ्टी खरीदने का सिंपल फॉर्मूला दो तरीके से। अभी 16,900 का स्टॉप लॉस रख के खरीदें। मुझे लगा नीचे मिलेगा, 17,000 के आसपास मिल जाए तो क्या कहने, तो नहीं तो फिर 9:08 पे आपको बताऊंगा कि क्या करना है। अभी के लिहाज से 16,900 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। खरीदिए 17,125, 17,150, 17,200, 17,225, ये 4 टारगेट ऊपर की तरफ। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं शॉर्ट कर सकते हैं 17,200, 225 की रेंज में। 17,175 से मूड बना सकते हैं शॉर्ट करने के बारे में। कल के हाईस के आसपास, लाइफ टाइम हाई के आसपास एक बार शॉर्ट करना बनता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 17,300 का। नीचे की तरफ 17,150, 17,075, 17,050 और 17,000 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको बिक वाली। तो ब्रॉडली अभी जो रेंज निकल कर आ रही है निफ्टी के 16,925, 17,225, ये 300 पॉइंट की रेंज है जिसमें निफ्टी वक्त बिताने की कोशिश करेगा। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दो तरीके हैं, या तो नीचे की तरफ खरीदें आप रेंज के लिहाज से, और जो खरीदने की रेंज है डे ट्रेडर्स के लिए थोड़ी एग्रेसिव रेंज दे रहा हूं मैं, 36,350, 36,425 की। मैं चाहता तो थोड़ी और नीचे की 36,200, 36,350 भी दे सकता था, लेकिन आज पता नहीं। और कल भी ये था, आपको याद होगा मैं कह रहा था कि बैंक निफ्टी पे आपको एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहिए, जबकि एक दिन की सुस्ती के बाद कल ऐसा दिख नहीं रहा था। अब कल के बड़े उछाल के बाद हो सकता है आज बैंक निफ्टी फिर से कंसोलिडेशन करे, तो इस रेंज में खरीदिए 36,200 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर का टारगेट 36,650, 36,550, 625, 750, 900। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो फिर इस रेंज का इंतजार ना करें। और फॉर ए चेंज दी आज एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए और नॉर्मल ट्रेडर्स दोनों के लिए स्टॉप लॉस सेम आया है 36,200 का। स्टॉप लॉस में बदलाव नहीं है। 36,200 के स्टॉप से खरीदिए। 36,750, 975, अच्छा इसके बीच में 36,750 और 975 के बीच में एक टारगेट और डाल दो, और वो 36,900 का डाल दो। 36,750, 36,900, 36,975, 37,100 और 37,300। सो बेसिकली ये है कि एक बार 37,000 को पार करके अगर थोड़ा टाइम बैंक निफ्टी ने वक्त बिता दिया तो ये 37,300 की लाइफ हाई क्लोजिंग है अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग जो मिली है 37,300 के आसपास की मिली है, और अब तक का लाइफ हाई है बैंक निफ्टी का 37,700 के आसपास। उस रेंज में जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये है आपके लिए सारे के सारे टारगेट इस वक्त जिन पर करना है आपको फोकस। जी दी। क्लियर है सर। तो ये रहे आपके सारे लेवल्स आज के लिए, जहां तक नई पोजीशंस बनाने का सवाल है। बैन लिस्ट में सर कोई बदलाव नहीं है। कैनरा बैंक बैन में था वही बना हुआ है, कुछ और फ्रेश एंट्री नहीं हुई है। डेटा भी समझते हैं सर, कैसे देखें एफआईएस का डेटा जो आज आपने न्यूट्रल लिखा है, लंबे समय बाद थोड़ी फ्यूचर्स में बिकवाली है, स्टॉक फ्यूचर्स में स्पेशली, इतनी बड़ी नहीं है बट थोड़ी बिकवाली दिखी है। बिल्कुल हल्की फुल्की बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग है दीप। 667 करोड़ की खरीदारी कैश में की है। सामने स्टॉक फ्यूचर्स 132 करोड़ के बेचे, यानी कि ये समझ लीजिए 550 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। ठीक है, 873 करोड़ के इंडेक्स बेचे हैं, तो ठीक है थोड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, वो ज्यादा है। शॉर्ट्स कम बने, ठीक है ना। प्रॉफिट तो बुक करेंगे, कहीं तो करेंगे। लाइफ हाई पे नहीं करेंगे, कब करेंगे? और 3-4 दिन में इतना बढ़ जाए तो नहीं करेंगे। सो प्रॉफिट बुकिंग करना कोई गलत थोड़ी है। आप पैसा लगाते हैं इसलिए भाई, चाहे एफआई हो चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो, इसीलिए तो इसी दिन के लिए लगाते हैं कि जब अच्छा मुनाफा हो, जल्दी हो, बड़ा हो तो प्रॉफिट बुक कर ले। नथिंग रॉन्ग। तो कोई ऐसी खास डेटा में खराबी है नहीं। घरेलू फंड ने 1288 करोड़ का बेचा है, कोई खास उनसे भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो बहुत अच्छे डेटा नहीं है। तो ऊपर के लेवल पे इस डेटा के दम पे आपको एक ही चीज सोचनी है कि ऊपरी लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बस प्रॉफिट बुकिंग आने का रीजन ये नहीं था कि मार्केट ना भाग गया है या ऐसा एफआईएस का कोई, बेसिकली कल के सेशन में वही था। पुट कॉल रेशियो हाई, ओवरबॉट मार्केट, किसी न किसी वजह से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखनी थी, देख ली। आज उल्टा है दीप। अब मैं वायदा कारोबार के डेटा बता दूं क्यों मैं कह रहा हूं कि 17,000 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी। संभावना कम है, ना तो बोल ही नहीं सकते खैर किसी भी चीज के लिए, संभावना कम है। 57 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है,
होल्ड करना चाहिए। 17,100 मेक और ब्रेक लेवल है, 49 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तेजी आप तभी सोचिए जब 17,100 के पार करके निफ्टी आज टिकता हुआ दिखे, तो 25 पॉइंट बढ़ भी जाए तब भी आप मजबूत नहीं है, ध्यान में रखिए, ठीक है। 17,200 पार करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आज एक्सपायरी के दिन 70 लाख शेयर हैं कॉल्स में, हाईएस्ट है, और 40 लाख शेयर कल ही जुड़े। मतलब एक तो ऐसा ना दिन में थोड़ा सा मार्केट है ना हल्का क्या हो, बिल्कुल थोड़ा सा गिरने, मतलब 50-75 क्या गिर जाए, धड़ाधड़ ऐसे शॉर्ट बनते हैं पूछिए मत। 17,200 पर 40 लाख शेयर शॉर्ट ऐड हुए हैं कॉल राइटर्स, तो ये रुकावट का काम करेंगे। फुल स्टॉप, भाई रुक जाओ, इसके ऊपर नहीं निकलेंगे। तो ऊपर में मेरा ये मानना है 17,175, 17,225 इसके ऊपर नहीं जाएंगे, 16,925, 17,000 इसके नीचे नहीं जाएंगे। 75 पॉइंट का सपोर्ट नीचे है, 50 पॉइंट की रुकावट ऊपर है, जो मैंने जोन दे दिए। बस वायदा कारोबार के लिहाज से ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए बैंक निफ्टी 36,500 मेक और ब्रेक। 36,575 पे आप बंद हुए, 75 पॉइंट नीचे भी खुले तब भी आप मजबूत हैं, डरना ही नहीं है। बेसिकली 16,400, 16,600, सॉरी 36,400, 36,600, ये 200 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी सुबह सुबह वक्त बिताएगा। न 36,400 के नीचे जल्दबाजी में जाएगा, न 36,600 के ऊपर जल्दबाजी में निकलेगा। और इसके किसी एक तरफ निकला तो वो दिन का डायरेक्शन आपको दे देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 36,500 के पुट पर 18 लाख शेयर हैं, 36,500 के कॉल्स पर 16 लाख शेयर, बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन 11 लाख शेयर कल ही जुड़े 36,500 के पुट पर। थोड़ा सा तेजी करने वाले ट्रेडर्स का अपर हैंड है। ठीक नीचे 36,000, 36,200 की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक ऊपर 37,700 से लेके 36,700 से लेके 36,800 ये हल्की रुकावट का लेवल है। ये बैंक निफ्टी के आपके लिए लेवल्स और टारगेट। जी दी, क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए सारे के सारे लेवल्स आज के लिए वायदा कारोबार के लिहाज से। वीकली एक्सपायरी का दिन है, देखते हैं कैसा एक्शन रहेगा। एक करेक्शन मेरी तरफ से भी, कैनरा बैंक बैन से बाहर है, माफ कीजिएगा मैं गलती से बोल गया कि बैन में ही है, बना हुआ है। कैनरा बैंक बैन से बाहर है, तो आज वायदा कारोबार के बैन में कोई भी स्टॉक नहीं है। आइए फिर आप जानते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे खबरों के दम पर, और साथ ही ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। हमारे साथ हैं वरुण, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स में सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि फंड जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। इसके अलावा गुडलक इंडिया वारंट कन्वर्जन पर बोर्ड की बैठक है। एक्स डिविडेंड है जी एंटरटेनमेंट 2.5 रुपये प्रति शेयर का, कोल इंडिया 3.5 रुपये प्रति शेयर का। काफ़ी सारी एजीएम्स आज लाइंड अप है, तो यहाँ पे नजर रखना है आपको। इप्का लैब्स, कर्नाटका बैंक, हाइकल, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और श्री रेणुका शुगर्स, ये 5 कंपनियां हैं जिनके आज एजीएम है, तो इन कंपनीज पे नजर रखिएगा एजीएम के आउटकम पे। बिल्कुल, और आजकल हम देख भी रहे हैं कि एजीएम्स के समय काफी सारे स्टॉक्स रिएक्ट भी कर रहे होते हैं, तो नजर रखिए कुछ अहम एजीएम्स और कुछ और ट्रिगर्स आपके लिए। पर आइए जानते हैं कुछ और खबरें जो आज आपको एक्शन में आती हुई दिखेंगी। आईपीओ अपडेट्स भी हैं देवांशी के पास। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आप देखिए एएमआई ऑर्गेनिक्स, जो कल पहला दिन था आईपीओ का, और ये पूरा सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 1.9 टाइम्स ये जो आईपीओ है वो सब्सक्राइब हुआ था पहले दिन पर, और जो क्यूआईबी से रिस्पॉन्स आया है वो काफी अच्छा है। रिटेल की तरफ से भी 2.82 टाइम्स ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। इसके साथ ही विजय डायग्नोस्टिक्स, यहाँ पे भी आप देखिए 0.3 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। इसके साथ ही रिटेल सब्सक्रिप्शन जो है वो लगभग आधा भर चुका है। इसके साथ ही हीरो मोटोकॉर्प पर नजर रखनी होगी, जहाँ पे अनुमान से थोड़े से कम नंबर्स जो बिक्री के आंकड़े हैं वो आते हुए दिखे हैं। इनकी जो कुल बिक्री है वो सालाना आधार पर 22% तक बढ़ती हुई दिखी। अगर मंथ ऑन मंथ की बात करें तो 6% तक की बढ़त इस बार आती हुई दिखी है। इसके साथ ही आयशा मोटर्स, यहाँ पे भी आप देखिए अनुमान से थोड़े से कम नंबर्स आते हुए दिखे हैं बिक्री के इस बार। रॉयल एनफील्ड 9% इस बार वाई घटी है बिक्री। इसके साथ ही अगर एक्सपोर्ट्स देखें तो 46% मंथ ऑन मंथ बढ़ती हुई दिखी है, और कुल बिक्री 4% तक मंथ ऑन मंथ बढ़ती हुई दिखी है, तो इस पर भी आप नजर रखें। स्पार्क 1800 करोड़ रुपए तक के फंड्स जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। इक्विटी राइट इश्यू और क्यूआईपी के जरिए ये फंड जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिली है। और आखिर में सन फार्मा पर नजर रखिए, जहां पे कंपनी ने अपनी जो जापान की सब्सिडरी है काकायू, इसमें कंपनी ने अपना जो पूरा हिस्सा है ये बेच दिया है। 23.4 करोड़ में अपनी जो हिस्सेदारी है वो कंपनी ने बेची है। इसके चलते इस स्टॉक पर भी आज फोकस हो। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे स्पार्क, सन फार्मा दोनों एक्शन में है, और साथ ही ऑटो काउंटर्स पर भी है नजर।
मानसी, गुड मॉर्निंग। बताएं आपके पास आज कौन सी खबरें हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेटल्स आज फोकस में रहेंगे। दरअसल आयरन ओर के दाम में कल 7% की गिरावट देखने को मिली है और पिछले एक महीने में आयरन ओर के दाम जो है उसमें 24% की गिरावट देखी जा चुकी है। इसके अलावा एनएमडीसी पर भी नजर रखें। अप्रैल से अगस्त के बीच कंपनी का आयरन ओर आउटपुट जो है ये 44% बढ़ा है और ये बढ़कर करीब 15 मिलियन टन रहा है। तो एनएमडीसी और मेटल्स दोनों ही फोकस में रहेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक में करीब 8.57% हिस्सा बेचा है। बैंक ने 20 करोड़ शेयर्स 295 करोड़ में बेचे गए हैं। महिंद्रा सीआई अकासिया पार्टनर्स ने 67.85 लाख शेयर्स जो हैं इनकी बिकवाली की है। कंपनी में हिस्सा करीब 5.86% से घटकर अब 4.07% हो चुका है। मिंडा कॉर्पोरेशन कंपनी की सब्सिडरी स्पार्क मिंडा ग्रीन मोबिलिटी ने ईवी क्यू पॉइंट सोल्यूशन के साथ एक करार किया है। ईवी क्यू पॉइंट सोल्यूशन में 26% हिस्सा कंपनी खरीदने जा रही है और शेयर परचेज एग्रीमेंट के साथ टेक्नोलॉजी लाइसेंस करार भी यहां पर किया गया है। और अंत में तांडला प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखिए। कंपनी ने बायबैक पूरा किया है। करीब 7 लाख शेयर्स 921 के औसत दाम पर खरीदे गए हैं। बायबैक पर 64 करोड़ 98 लाख खर्च किए गए हैं। तो इसके चलते तांडला प्लेटफॉर्म पर नजर होनी चाहिए। चलिए, तो ये है कुछ खबरें आपके लिए। कुछ और खबरें वरुण के पास भी हैं। वरुण, बताइए। तो दीप, सबसे पहले यहाँ पे कोल इंडिया अगस्त के महीने में जो कुल कोयले का प्रोडक्शन है उसमें करीब 14.6% की बढ़ोतरी देखने मिली है। प्रोडक्शन 37.2 मिलियन टन से बढ़ के 42.6 मिलियन टन पे आया है और जो ऑफटेक है उसमें 9.5% की बढ़ोतरी हुई है। श्याम मेटालिक्स इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी। उसने श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट में 90% हिस्सेदारी खरीदी है। 22.3 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदी गई है। एसबीआई पर नजर रखेगा क्योंकि वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के वेणुगोपाल धूत को और एक झटका लगा है। एनसीएलटी मुंबई ने पर्सनल इंसॉल्वेंसी की एसबीआई की जो अर्जी है उसको मंजूरी दे दी है। धूत की संपत्ति और देनदारी का लेखा जोखा जो है वो तय होगा। लेखा जोखा तय करने के लिए अंतरिम जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उनको भी तय कर दिया गया है। आशीष नारायण जो है वो ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रहने वाले हैं और एसबीआई ने बकाया की रिकवरी के लिए एनसीएलटी मुंबई में जो अर्जी दी थी उसको कहीं ना कहीं मंजूरी मिली है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आज आपको थोड़ा बहुत कुछ हद तक एसबीआई पे देखने मिल सकता है। कैम्प्लास सनमर, यहाँ पे इन्होंने जो आईपीओ से इस कंपनी को पैसा मिला था उससे जो एनसीडीज है उसका अर्ली रिडम्पशन जो है इस कंपनी ने कर लिया है। कुछ बल्क डील्स है उसमें इंटरनेशनल कन्वेयर्स, इसमें प्रमोटर्स ने 1.49 लाख शेयर्स खरीदे हैं। 31 अगस्त को ये खरीदारी की गई है। एनएचपीसी में आरईसी ने 6.17 करोड़ शेयर्स बेचे हैं और एसबीआई कार्ड्स लगातार रैली दिखा रहा है ये काउंटर पिछले कुछ दिनों में, लेकिन प्रमोटर एसबीआई लाइफ ने इस कंपनी में 31 तारीख को 1 लाख शेयर्स जो है वो बेच दिए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें, कुछ फंड एक्शन भी जहां पर आपको रखनी है नजर पर। आज ब्रोकरेजेस का क्या व्यू है एक बार इस पर भी डाल देते हैं नजर आशीष के साथ एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे ज्यादा फोकस में रहेगा वेदांता। यहाँ पर देखिए सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है। ऊंचा लक्ष्य दिया, करीब 298 की कल की क्लोजिंग है, 365 रुपए का जो है लक्ष्य दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि FY23 में अगर आप देखें तो हाईएस्ट एवर एबिटा कंपनी जो है रिपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। 18.5 रुपए का जो डिविडेंड है इसके हिसाब से जो यील्ड निकल कर आ रही है वो करीब 6% के आसपास की है, यानी स्टॉक पर बुलिश है, खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए हैं। ऑटो स्टॉक्स पर नजर रहेगी। आयशर मोटर्स पर रिपोर्ट आई है नोमेरा की तरफ से, जहां पर रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है 2374 रुपए के लक्ष्य के लिए। 2703 की जो है कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि अभी फिलहाल जो मंथली वॉल्यूम रन रेट चल रहा है वो 43,000 यूनिट का चल रहा है और इनका अनुमान है 60,000 यूनिट्स का, यानी अनुमान से कम जो है रन रेट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते स्टॉक पर ये रिड्यूस की रेटिंग बरकरार रखे हुए हैं। और मारुति पर भी अगर आप देखें तो नेगेटिव रिपोर्ट ये आई है मैक्वारी की तरफ से, जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि लक्ष्य दिया है 6,800 रुपए का, 6,785 कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे हैं कि इनका जो वॉल्यूम एस्टिमेट है पूरे FY22 का, इसमें करीब 7 से 9% की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। अनुमान से जो है कमजोर देखने को मिल सकते हैं आंकड़े।
टाइटन पर नजर रखें, मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2150 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी जो है इंटैक्ट नजर आ रही है। ईओ स्मॉल फाइनेंस बैंक लगातार फोकस में बना हुआ है। कल भी रिपोर्ट्स आई थी, आज भी रिपोर्ट आई है सिटी की तरफ से, जहां पर खरीदारी के राय को बरकरार रखा है, 1500 रुपए का लक्ष्य दिया है। और ये मान रहे कि जो रिसेंट एग्जिट हुए हैं कंपनी में से, वो थोड़े पर्सनल कारणों के चलते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लिहाज से अगर आप देखें तो मान रहे कि प्रदर्शन सुधरा है, आगे भी सुधार देखने को मिलेगा। और वैल्यूएशन इन्हें कंफर्ट नजर आ रहा है। यहाँ पर 1156 की कल की क्लोजिंग है। वहीं अगर आप देखें तो इसके विपरीत नोमेरा इस स्टॉक पर काफी बेरिश नजर आ रहा है, क्योंकि न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 1200 रुपए के लक्ष्य के लिए। और ये मान रहे कि अभी फिलहाल जो न्यूज फ्लो देखने को मिल रहा है कंपनी के फेवर में नहीं है। अंत में टाटा स्टील यहाँ पर नजर रखिए, यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर लक्ष्य बढ़ाकर 1400 से बढ़ाकर 1800 कर दिया, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। और इन्होंने जो एबिटा के अनुमान में करीब 30 से लेकर 50% तक की बढ़ोतरी की, और मान रहे कि आगे जाकर नतीजे जो है बढ़िया देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा एक्शन, और एक्शन में टाटा स्टील और वेदांता दोनों ही मेटल काउंटर्स पर रिपोर्ट आई आज बेहद मजबूती वाली है। आइए बढ़ते आगे, और वक्त अब पिक ऑफ द डे का। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ हैं तैयार, स्वागत करते हैं उनका बिगुल के साथ। सेठी साहब सुप्रभात, करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, आज बाजार में जिस तरह से हमने पहले मतलब कल से पहले के 2-3 दिनों में एक धुआंधार तेजी देखी, उसके बाद कल थोड़ा ठहराव था, तो वो स्वाभाविक था। और उसमें भी अच्छी बात ये थी कि कल जो मिड कैप इंडेक्स है वो कल भी पॉजिटिव था, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स ने अच्छा किया। तो मैं बाजार पे बुलिश ही हूँ, और मुझे लगता है ये जो गिरावट है बाजार में, ये बिल्कुल खरीदारी करने के मौके हैं। यहाँ से हम आने वाले दिनों में और अच्छी तेजी बाजार में देखेंगे। बाकी आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा वो रहेगा जीएमआर इंफ्रा, जो कि कल फ्यूचर्स बंद हुए 30 रुपए 45 पैसे पे। इस पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा आज का इसमें टारगेट रहेगा 31.5 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 29 रुपए 70 पैसे। ओके, जीएमआर इंफ्रा पे खरीदारी करने की राय, 30 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ है ये स्टॉक, यहां पर तेजी करें और टारगेट रखिए 33 रुपए के आसपास का। ये है 31.50 का, माफ कीजिएगा, 31.50 का टारगेट डे पिक के हिसाब से। और जीएमआर इंफ्रा रिकमेंड करने के लिए मेरे बजाय आप सीधे किरण जी शो में भी है, और कल के क्लोजिंग शो में शो खत्म करने के पहले का आखिरी पिक किरण जी का जीएमआर था। किरण जी का ही नहीं, सबका ही, तो आखिरी पिक जीएमआर ही थी। तो कल की आखिरी पिक भी जीएमआर, आज की पहली पिक भी जीएमआर। किरण जी धन्यवाद देना चाहेंगे? बिल्कुल अनिल जी, पहले तो आपको और दीप को वेरी गुड मॉर्निंग। सिटी जी ने जो आज दिया है सही में टेक्निकली बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छे रेंज से निकला है। और जैसे मैंने कहा था कल का, आपको कॉल ऑप्शन दिलाया था 30 रुपए का, लगभग 1 रुपए 50 पैसे 60 पैसे के आसपास, 1 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस था। और टारगेट्स के लिए मैंने 3 रुपए के दिए थे। लगभग नहीं, डबल ही ऑप्शन ट्रेड होता नजर आ जाएगा 1-2 दिनों में। और जिस तरीके के लॉट्स है अनिल जी, इसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्टर्स का बिल्कुल बनता नजर आएगा। ओके, चलिए, तो जीएमआर इंफ्रा खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से भी। किरण जी, इसके अलावा आज आपकी पिक ऑफ द डे? देखिए, मैं कैश का स्टॉक लाया हूं, और वो भी इंफ्रा का ही है, पीएनसी इंफ्रा। ये इस पे ध्यान देना चाहिए। ये ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है, कल अच्छे खासे डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम से निकला है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए। कल जीएमआर इंफ्रा, आज पीएनसी इंफ्रा ने ब्रेकआउट दिया है। 330 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 338 का क्लोज है। मुझे लगता है कि 350 के आज के टारगेट्स पर पोजिशनली मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मूव, यानी 375 380 के लेवल्स 1-1.5 हफ्ते में देखने को मिलेंगे। तो जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही शानदार है इधर। बिल्कुल, तो शानदार चार्ट पैटर्न के साथ पीएनसी इंफ्रा में करें खरीदारी। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या पसंद है आज? अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है रेडिको को। सबसे पहले अनिल जी आपको और दीपांशु को सुप्रभात। अनिल जी, खरीदारी करनी है रेडिको में, जिसमें कि कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। और जिस प्रकार की तेजी अनिल जी हमने यूनाइटेड स्पिरिट्स में और साथ ही यूबीएल में देखी है, मुझे लगता है इसमें रेडिको भी पार्टिसिपेट करेगा आज। तो खरीदारी की राय है 860 रुपए पर 860 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 925 रुपए का, दूसरा टारगेट 940 रुपए का। रेडिको में खरीदारी की राय।
तो मंजिल जी पूछ रहे हैं रेडिको के तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, कौन सा वाला खरीदना है? अनिल जी देखिए, प्रोडक्ट्स के बारे में मैं ज्ञानी हूं अनिल जी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है वो सब बंसल जी से मिली अनिल जी। जी बंसल जी बताइए। अनिल जी पहले तो सुप्रभात आपको, दीपांशु को, सारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स को। बट अनिल जी एक चीज बताइए कि ऐसा तो जरूरी नहीं है कि अगर आप प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते हैं तो आपको जानकारी नहीं होनी चाहिए। आज के इतने फास्ट मूविंग वर्ल्ड के अंदर इग्नोरेंस की अनिल जी कोई जगह नहीं है। मतलब कि इतने अच्छे, मतलब कि इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट पैनलिस्ट के बीच में बैठे हुए हैं, तो मतलब कि ये कुणाल जी की इग्नोरेंस की अनिल जी मतलब कि कोई जगह नहीं है। मतलब कि उनको अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए। एक अच्छा सा सेशन लीजिए, इनके घर पे जाइए आप, डिनर पे आप इनको बुलाइए और अच्छे से। बात तो सही है, देखिए बंसल जी कह रहे हैं वो गलत तो नहीं है, नॉलेज होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप उनका सेवन करें, लेकिन नॉलेज रखने में बुरे बिल्कुल हर्ज नहीं है। चलिए बताएं सर, बंसल जी आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। देखिए अनिल जी, मेरी पसंद का शेयर है फाइजर। फाइजर पर खरीदारी की राय है और खरीदना है। स्टॉप लॉस है 5750, 5750 का स्टॉप लॉस है, 6050, 6050 का टारगेट है। और अनिल जी ये इसलिए दे रहा हूं कि अनिल जी मेरे मित्र कुणाल जी जैसे काफी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया और वो फाइजर की वैक्सीन की वेट करा रहे हैं। अनिल जी कुणाल जी के लिए मैंने कल भी स्लॉट बुक कराया था और वो कह रहे हैं मैं फाइजर का वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। तो मैंने चैनल चेक करा, कुणाल जी जैसे मतलब कि काफी लोग हैं जो फाइजर की वैक्सीन की वेट कर रहे हैं। जोक सपाट अनिल जी, टेक्निकली चार्ट काफी बढ़िया है और ये स्टॉक एक काफी बड़ा उछाल आज नहीं तो आने वाले 2-3 दिन में दिखाएगा। ओके, तो फाइजर है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए आई 6050 तक के टारगेट के लिए। सेठी साहब ने भी जीएमआर इंफ्रा बताया, लेकिन सेठी साहब के पास वायदा कारोबार की लंबी लिस्ट रहती है। सेठी साहब और कोई स्टॉक्स जो आज आपके रेडार पर है, जहां खरीदारी या बिकवाली की कोई राय आपकी वायदा कारोबार में से? बिल्कुल अनिल जी, 3 और स्टॉक देना चाहूंगा। जो जीएमआर इंफ्रा के बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है औरोबिंदो फार्मा, जिसमें खरीदारी करने की सलाह है। इस स्टॉक में आज मुझे लगता है अच्छी तेजी बननी चाहिए। मेरा आज का इसमें टारगेट है 750 रुपए का। फिर जो तीसरा स्टॉक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग स्टॉक्स बिल्कुल फोकस में है। कल हमने देखा दमदार तेजी सभी जो दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स है उनमें देखने को मिली। मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे अच्छा करना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स आज की रैली को लीड करने चाहिए वापिस से। और आज तो कुछ खबरें भी पॉजिटिव है कि इनकी कुछ वीडियोकॉन ग्रुप के खिलाफ जो अर्जी थी उसको मंजूर भी कर लिया गया है। तो मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने का मौका है। और फाइनली रैमको सीमेंट एक अच्छी सीमेंट स्टॉक है, साउथ इंडिया बेस्ड, और इसमें भी मुझे लगता है बिल्कुल तेजी के ट्रेंड में ही है स्टॉक और तेजी में रहना चाहिए। इस स्टॉक में भी कल के लेवल्स पे क्लोजिंग लेवल्स जो 1015 के हैं उसके आसपास मिले, डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो एसबीआई और रैमको सीमेंट दो और स्टॉक हैं जो सेठी साहब को पसंद है खरीदारी करने के लिए आज से। आइए कुछ और स्टॉक है जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है, उसी पर बढ़ते हैं आगे। हीरो मोटोकॉर्प, ये है वो स्टॉक जहां पर थोड़े से आंकड़े कमजोर आते हुए दिख रहे हैं। किरण जी इसके चार्ट देखिए और बताइए क्या स्टॉक नीचे गिर सकता है? जिस तरह के मंथली सेल्स नंबर्स आए थोड़े खराब नजर आ रहे हैं। 22% बिक्री घटी है इनकी और उम्मीद के मुकाबले में काफी कमजोर आंकड़े। अनिल जी, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जहां से मैंने शॉर्ट कॉल दिया था वही टेस्ट वापस होता नजर आ रहा है। उधर से वापस नीचे ही आना चाहिए। लॉन्गर टर्म चार्ट्स अगर देखते हैं तो लोअर टॉप लोअर बॉटम ही हो रहा है। अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो पिछला स्विंग बॉटम रहेगा जो कि लगभग 26-30-35 के आसपास है। पर ये अगर निकल जाता है तो मेरा मानना है कि इधर से काफी अच्छी डाउनसाइड देखने को मिलेगी। अपसाइड लिमिटेड है, डाउनसाइड अभी काफी बड़ी देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजिशन से परहेज रखें और शॉर्ट पोजीशंस के लिए अगर ट्रेड करना ही है तो मेरा मानना है कि 2730 के नीचे कंसिस्टेंटली रहता है ये स्टॉक, तो ही शॉर्ट पोजीशंस बनाने चाहिए। फिलहाल शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय आपकी थोड़े से नीचे के लेवल पर, अगर टूटे तो आप करिए शॉर्ट। आइए एक और स्टॉक है जिस पर राय ली जाए सेठी साहब से। सेठी साहब, वेदांता 18.5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड आया है, क्या है आपकी सलाह? बिल्कुल अनिल जी, इंतजार ही कर रहा था कि इस स्टॉक के बारे में आप आएंगे मेरे पास जरूर। आपका भी एक पसंदीदा स्टॉक है और आपने भी कई बार रिकमेंड किया है, और जितनी बार रिकमेंड किया है उतनी बार निवेशकों के पैसे बने हैं। और एक बात तो वापस रिपीट करनी पड़ेगी, कैसे कर लेते हैं आप।
बिकॉज मुझे याद है 2-3 दिन से मैं आपको सुन रहा हूं, आपने बिल्कुल लॉजिकली इसको बताया कि इसमें जो डिविडेंड आएगा वो एक स्पेशल डिविडेंड होगा, इन द सेंस 5% के ऊपर का डिविडेंड होगा। और देखिए स्टॉक में कल इस कंपनी ने 18.5 रुपए का डिविडेंड दिया, और जो कि एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है। बिकॉज कल जिस तरह से ये स्टॉक बंद हुआ, 4-5 रुपए की कमजोरी के साथ बंद हुआ, हालांकि मेटल स्टॉक्स में ही वीकनेस थी, बट इतने बड़े इवेंट के पहले भी ये स्टॉक वीक बंद हुआ, क्योंकि बाजार ये मान रहा था कि एक तो डिविडेंड छोटा होगा, और दूसरा चूंकि ग्रुप कंपनी हिंदुस्तान जिंक की बोर्ड मीटिंग डिफर हुई थी, तो वैसा कुछ नहीं हो जाए, तो बाजार इस पे बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं था। बट आपका बिल्कुल एक नजरिया था कि इसमें स्पेशल डिविडेंड आएगा, और वो आया भी। तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव सरप्राइज के तौर पे इसको देखना चाहिए। स्टॉक आज गैप अप खुलना चाहिए, मुझे लगता है 308-10 के लेवल्स आज बिल्कुल आने चाहिए। बाकी मेरा इस स्टॉक पे निवेशकों से यही रिकमेंडेशन रहेगी कि इस स्टॉक को बिल्कुल रखना चाहिए, भले ही वो एफ&ओ में हो। एफ&ओ वालों को भी इसका, जैसे ये 7 तारीख को इसकी लास्ट डेट रहेगी, जब आप खरीदेंगे तो आपको बोनस के लिए एंटाइटलमेंट होगा जो कैश मार्केट के बायर्स है। बिकॉज 8 तारीख की सुबह एक्स डिविडेंड हो जाएगा, 9 तारीख की रिकॉर्ड डेट है, तो 8 तारीख को जब एक्स डिविडेंड हो जाएगा तो एफ&ओ वालों को तो क्रेडिट मिल जाएगा 18.5 रुपए का, बिकॉज प्रीवियस डे जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से वो क्रेडिट आ जाएगा। और कैश मार्केट में बने हुए उनको डिविडेंड की जो डेट रहेगी उस दिन उनके खाते में डिविडेंड का अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा या क्रेडिट हो जाएगा। मुझे लगता है डिविडेंड का ये जो 18.5 रुपए का डिविडेंड भी लोगों को आ जाएगा, तो उससे उनके जो आपके रिकमेंडेशन पे या मेरे रिकमेंडेशन पे या बाकी सिमी जी भी आजकल लगातार इस स्टॉक को रिकमेंड करती आ रही है, तो मुझे लगता है उनकी जो कॉस्ट है वो भी 18.5 रुपए से कम हो जाएगी। और बाकी अनिल जी, इसमें आगे भी मुझे लगता है बहुत अच्छी तेजी की अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मेटल स्टॉक्स पे सेक्युलर बुल रन है। ये जो गिरावट आई है ये भी खरीदारी करने का ही मौका है सभी मेटल स्टॉक्स में, और खास करके वेदांता में तो आने वाले दिनों में हो सकता है हिंदुस्तान जिंक का जो डिविडेंड डिफर हुआ है वो वापिस से आ जाए, और चूंकि वेदांता उसमें 60% हिस्सेदारी रखता है तो उसको बड़ा फायदा होगा हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड से। और हिंदुस्तान जिंक से भी मैं अच्छे डिविडेंड की उम्मीद करता हूं, बिकॉज सरकार की उसमें 29% की हिस्सेदारी है और सरकार चाहेगी कि मैक्सिमम डिविडेंड उससे एक्सट्रैक्ट हुए। तो ऑल इन ऑल आगे भी काफी पॉजिटिव है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि इसमें बने रहना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब बाकी किसी का ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है और कल लकीली किसी ने खरीदा है तो आज गैप अप मिलेगा, तो उसमें थोड़ा बहुत अगर ट्रेड के हिसाब से प्रॉफिट बुक करे और नीचे में वापस खरीदारी का इंतजार करे तो दैट वुड बी हिज कॉल, बट आई वुड मेंटेन अ होल्ड ऑन वेदांता और इवन बाय व्हेन इट करेक्ट्स। परफेक्क्ट। तो ये है आपके लिए राय, वेदांता में खरीदारी करें, बने रहें। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो जो हम बात कर रहे थे 310 रुपए के आसपास के ऊपर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, अदरवाइज आप बने रहें, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आइए बढ़ते आगे। राजेश पालिया साहब हमारे साथ हैं तैयार। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आज का आपका पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो आज के लिए जो स्टॉक हमें यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है वो है मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट का। ये स्टॉक में एक तेजी कंटिन्यूटी बनी हुई है और जिस तरीके से कल के सेशन में एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला, इवन यूनाइटेड स्पिरिट एज वेल एज यूबीएल दोनों ही स्टॉक में काफी अच्छा एडिशन देखने को मिला। तो हमें लगता है यहाँ से मैकडॉवेल को बाय करना चाहिए। यहाँ से 735 के आसपास क्लोज हुआ है। हमें लगता है इसमें जो टारगेट आना चाहिए 755 760 तक के टारगेट इंट्राडे बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। 725 के स्टॉप लॉस से यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल बाय करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पर रखिए नजर। कल भी क्लोजिंग शो में यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आपके लिए कॉल सी, यूनाइटेड ब्रूरीज पर भी फोकस आ रहा था। आज रेडिको खेतान भी कुणाल जी ने रेकमेंड किया है, तो लिकर स्पेस पर एक्शन बाजार का दोबारा बनते हुए दिख रहा है। लिकर स्टॉक्स तो एक्शन में है ही, चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स भी एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। और डॉक्टर रेड्डीज के लिए अभी अभी एक खबर आ रही है, कनाडा में इन्होंने एक कैंसर की दवा लॉन्च करी है और पिछले कुछ दिनों से थोड़ा रिवाइवल निचले स्तरों से डॉक्टर रेड्डीज पर आया। कल एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी काउंटर पर। एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय ली जाए। बंसल जी, डॉक्टर रेड्डीज क्या बाउंस बैक के लिए तैयार है? देखिए दीपांशु, ऑलरेडी नीचे से एक बाउंस बैक बना हुआ है टेक्निकली। अब यहाँ पर ऊपर में 4760 के अराउंड चल रहा है। 4820 4825 काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। जब ये नतीजों के बाद स्टॉक गिरा था, बॉटम लग चुका है। नीचे में 4680 4700 एक सपोर्ट है, तो लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। करेक्शन पे लेना चाहिए या ऊपर में जब 4820 4825 की नेकलाइन टूटे तब लेना चाहिए। नीचे में अगर ये स्टॉक 4720 के अराउंड मिल जाए तो अच्छे लेवल्स हैं, उन स्तरों के अराउंड खरीदारी की राय होगी।
ओके, तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज। नजर रखते हैं इस काउंटर पर। पालवे साहब, जरा स्पार्क सन फार्मा एडवांस्ड इस पर भी अपनी राय दें। 1800 करोड़ रुपए ये जुटाने जा रहे हैं। राइट्स इशू, इक्विटी, क्यूआईपी के जरिए ये किया जा सकता है। स्पार्क की चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीपांशु जी, स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला मंथली सेटअप के हिसाब से। तो स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन होने के बाद जो कंटिन्यूटी बनी हुई है तेजी की, हमें लगता है कि यहाँ से और भी अपसाइड यहाँ से बनती हुई दिखेगी। इवन अगर मैं वीकली सेटअप देखूं तो स्टॉक में जिस तरीके से अभी ट्रेंड बना हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक में 326 से लेकर 330 ये लेवल तक ये स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। तो जिनके पास भी पोजीशन है या करंट लेवल पे भी जो पोजीशन ले रहे हैं, यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, अभी यहाँ पे करंट लेवल से 295 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और पोजिशनल बेसिस पे 330 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। तो स्टॉक का सेटअप पॉजिटिव है, इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, तो पॉजिटिव सेटअप है और लॉन्ग कर सकते हैं। स्पार्क रखते हैं इस पर नजर आज के ट्रेडिंग सेशन में। सेठी साहब, मिंदा कॉर्प इस पर अपनी नजर दें। सब्सिडरी कंपनी इनकी स्पार्क मिंदा ग्रीन मोबिलिटी ने EVQ पॉइंट करके एक कंपनी के साथ करार किया है। 26% हिस्सेदारी खरीदेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में इनकी भी एंट्री है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्रोडक्ट्स और सोल्यूशंस ये कंपनी बनाती है, जिसमें ये 26% हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। कैसे समझे मिंदा कॉर्प को? कल क्लोजिंग में शायद बाजार को ऑलरेडी इंडिकेशन इसका आ गया था, क्योंकि स्पाइक होकर 3% ऊपर बंद हुआ। बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही दमदार कंपनी है ऑटो कंपोनेंट स्पेस से, और ईवी को प्ले करने के लिए एक परफेक्ट कंपनी है। और इनकी जो ग्रुप कंपनी मिंडा इंडस्ट्रीज भी एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक्स में बने रहना चाहिए, या मिंडा कॉर्प में तो आज मुझे लगता है गैप अप खुलेगा, फिर इंतजार करना चाहिए। कोई भी गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी करें। इन दोनों स्टॉक्स पर मैं बुलिश हूँ, और मीडियम से लंबी अवधि में यहाँ से बहुत ही अच्छे अपसाइड इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो बढ़िया अपसाइड इन दोनों स्टॉक्स में आपको आते हुए दिख सकते हैं। मिंदा कॉर्प मोर इंपॉर्टेंटली उस पर रखी नजर, पर मिंदा इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेगा और हमने यहाँ पे एक्शन भी बनते हुए देखा है। एक और ऑटो एंसिलरी महिंद्रा CIE। किरण जी, जरा इसके चार्ट्स देखकर बताएं। यहाँ पर अकेसिया पार्टनर्स ने करीब 1.8% इक्विटी बेची है, अपनी हिस्सेदारी अब 4% तक घटा ली है इन्होंने। चार्ट्स क्या कहती है महिंद्रा CIE की सर? दीप, लॉन्ग टर्म चार्ट्स तो ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, पर पिछले कई दिनों में हमने एक अच्छी खासी करेक्शन देखी 280 से 210 तक, जो पुल बैक रैली आई, जो कि सिर्फ सेकंड लेवल ऑफ करेक्शन तक गई। तो ये कुछ खास संकेत नहीं मिलते हैं। 250 बहुत बड़ा बैरियर रहेगा इस काउंटर के लिए। 250 के ऊपर ही तेजी करने की सलाह होगी अगर इसके लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग मिलती है। तब तक के लिए अवॉइड लिस्ट में रहेगा। वापस एक बार 210, 220 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए महिंद्रा CIE। नजर रखिए किस तरह का एक्शन रहेगा। कुणाल जी, टानला प्लेटफॉर्म्स, काफी समय से इस पर बात नहीं हुई है। बायबैक इन्होंने अपना पूरा कर दिया है। करीब 7 लाख शेयर्स खरीदे हैं 921 के भाव पर, और 65 करोड़ में पूरा बायबैक जो इनका था वो खत्म हो गया है। काफी समय से चर्चा नहीं हुई है। क्या चल रहा है सर टानला प्लेटफॉर्म्स के चार्ट पर? देखिए, एक बहुत जबरदस्त तेजी इसमें देखने को मिली दीपांशु। उसके बाद पिछले 3-4 महीनों से स्टॉक बिल्कुल रेंज बाउंड है, लेकिन मुझे ये स्टॉक बड़ा पसंद है। मुझे लगता है कि इसमें जैसे ही मोमेंटम बनेगा, ये स्टॉक आपको 4 डिजिट्स में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है। तो मेरी राय में इन स्तरों पर भी गिरावट में इसको अक्यूमुलेट करें, और जैसे ही स्टॉक 1000 की बाधा को पार करेगा, इसमें आपको 20 से 30% की तेजी देखने को मिलेगी। तो गिरावट में टानला अक्यूमुलेट करने की मेरी राय। ओके, तो थोड़ा कंसोलिडेशन में रहा है, पर गिरावट में खरीदारी की राय रहेगी। ये है आपके लिए टानला प्लेटफॉर्म्स पर सलाह। आइए, वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वागले साहब, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे UBL है। 1600 तक के मुझे टारगेट दिखाई दे रहे हैं, और मेरा स्टॉप लॉस होगा 1530 का। ओके, तो 1600 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। यूनाइटेड ब्रूअरीज, एक बार फिर से लिकर स्टॉक्स, कल क्लोजिंग में भी कॉल्स आई थी, आज सुबह पिक ऑफ द डे के तौर पर भी आ रही हैं कॉल्स यहाँ पर। सिटी साहब, कुछ डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं लिकर स्पेस में? सडनली इंटरेस्ट आ रहा है? क्या ये फेस्टिव सीजन की वजह से थोड़ा चेयर बैठा है, या कंजम्पशन को लेकर कुछ एक्शन है? क्या चल रहा है सर लिकर स्पेस में? दीपांशु, गलत सेक्टर के बारे में आपने पूछ लिया है, बट ये स्पेस में स्टॉक्स में तो बेहद अच्छी तेजी दिख रही है। यूनाइटेड ब्रूअरीज है, रेडिको खैतान,
मैकडॉवेल, सब में अच्छी तेजी हो रही है। हो सकता है ये जो फेस्टिव सीजन, हालांकि हम तो ये मानते हैं कि इन फेस्टिव सीजन में लिकर का कंजम्पशन कम होना चाहिए जो हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, बट स्टिल ये ओपनिंग अप थीम का भी एक असर हो सकता है। बाकी और कुछ नया कुछ सेक्टर के लिए मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बट ऑल इन ऑल सभी स्टॉक्स अप ट्रेंड में है और इनमें बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी।